settle down, all of you. See, we are done with definition of PPE, agreed. We are done with applicability, which is negative applicability. We are done with recognition criteria. दो थे, if it is probable that future economic benefit will flow and cost can be measured reliably, then asset will be recognized. Then we started with measurement. Measurement is one of the important part in this standard. Measurement, initial measurement and subsequent measurement. Initially measure कभी करेंगे? At the time of acquisition. Subsequent measurement कभी होगा? On balance sheet date. Do you agree with this? Initial measurement क्या value पे होगा? Cost. तो cost में क्या include होगा, क्या exclude होगा? That we had discussed. Do you agree with this? क्या क्या include होगा? Purchase price, directly attributable cost, present value of cost of dismantling, decommissioning and restoration cost. Agreed? फिर क्या एक्सक्लूड होगा? एक्सक्लूड मतलब वो पीपीई में नहीं आएगा तो किधर जाएगा? पीएनएल में डेबिट होगा, कैपिटलाइज नहीं करता है. क्लियर है ये? उसके बाद में हमने सीखा कि अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट. नाउ वी आर गोइंग फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. ये हो गया, अभी ब्रेक हो गया, तुम ध्यान दो फटाफट. आई वुड लाइक टू कंप्लीट थियरी, एटलीस्ट थियरी तो कंप्लीट करते हैं आज. तो कल क्वेश्चंस होंगे, कल फिर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे वो भी नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस. करेक्ट? ध्यान दो. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट करना कभी है? अभी है बैलेंस शीट डेट को. इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हमने, कॉस्ट पे मेजर किया और रिकॉर्ड कर दिया बुक में. अभी बैलेंस शीट डेट आया, बैलेंस शीट डेट को क्या करेंगे? तो एंटिटी में चूज, में सिलेक्ट आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर देयर अकाउंटिंग पॉलिसी. कॉस्ट मॉडल अगर सिलेक्ट किया देन एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड डब्ल्यूडीवी पे रिकॉग्नाइज करेंगे. डू यू अग्री विद दिस? लिखो, एन एंटिटी may choose between the cost model and revaluation model as its accounting policy. Next line, cost model. Next line, if cost model is selected by the entity, then PPE will be carried at following value. Next line, cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment losses. तो क्या मिलेगा? What is impairment? Weakening of an asset. AS 28 में सीखेंगे हम. किधर सीखेंगे? AS 28 में. Asset अगर weak हो गया then there is a non-systematic reduction in the value of asset
and that non-systematic reduction in the value of asset is called as impairment loss. Correct? Depreciation or impairment में क्या difference? Depreciation is a systematic reduction in the value of asset, whereas impairment is non-systematic reduction in the value of asset. इसका impairment testing करना पड़ता है periodically. करेक्ट? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने का, एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर इम्पेयरमेंट इज देयर और नॉट देयर, मतलब रिडक्शन इज देयर और नॉट देयर. इफ देयर इज अ रिडक्शन, अब्रप्ट रिडक्शन और नॉन सिस्टमेटिक रिडक्शन इज देयर, देन दैट लॉस इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस. दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट एंड विल बी चार्ज्ड ऑफ टू P&L. करेक्ट? एग्जाम्पल देता हूं. आई कैन से ये एसी है, ये एसी हमने 40,000 रुपीज में रिकॉर्ड किया है. कॉस्ट इज 40,000 रुपीज. 2 साल कंप्लीट हो गया. 10% डेप्री चार्ज कर दिया. अभी बुक में 32,000 पे दिख रहा है. बराबर है? 32,000 इज व्हाट? बुक वैल्यू, WDV. बट इसका हमने रिकवरेबल अमाउंट फाइंड किया, मतलब इसमें से बेनिफिट कितना मिलेगा हमें, इसमें से बेनिफिट कितना मिलेगा. तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो फ्यूचर में बेच देंगे या यूज करेंगे. बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, करेक्ट, एंड यूज करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. हेलो? तो इसमें से बेनिफिट तो 30,000 का ही मिल रहा है, बट बुक में क्या वैल्यू पे है? मतलब ये एसेट वीक हो चुका है. 32,000 मेरे बुक में बता रहा हूं मैं ये एसेट, बट इससे 32 का बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है मेरे को. मतलब दिस एसेट इज नॉट केपेबल और एबल टू जनरेट द बेनिफिट ऑफ 32,000. इससे सिर्फ 30,000 का बेनिफिट मिलेगा. तो ये एसेट में से 2,000 मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए. उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, और वो 2,000 P&L डेबिट में दिखता है. इस पे पूरा स्टैंडर्ड है, दैट इज AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे. इन अदर वर्ड्स वो एसेट्स में से माइनस होता है. इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. क्लियर? इसलिए यहां पे हमने माइनस किया. इतना समझा? If cost model is followed, then original cost minus depre minus impairment loss, if any. Do you agree with this? Yes. Next likho. Revaluation model. Next line. If revaluation model is selected by the entity, then PPE will be carried at following values. इधर क्या लिखा है? इधर क्या लिखा? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू होने वाला एसेट, तो रिवैल्यूड अमाउंट को बेस लेने का माइनस रिवैल्यूएशन मॉडल में ही आगे बढ़ेंगे. हेडिंग लिखो. रिवैल्यूएशन का फ्रीक्वेंसी क्या, मतलब कभी रिवैल्यू करने का. लिखो. इफ फर्स्ट ब्रांच, if significant changes in fair value, down arrow, then annual revaluation. Annual revaluation. Correct?
second branch. If no significant changes in fair value, down arrow, revaluation is to be considered in 3 or 5 years. ये समझा? अगर वैल्यूज बहुत चेंज हो रहे हैं तो हर साल रीवैल्यू करने का. इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वैल्यू तो फिर 3 से 5 साल में एक बार रीवैल्यू करने का. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? नेक्स्ट बुलेट. अभी ये आपने फाउंडेशन में सीखा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस हैं, AS28 में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. करेक्ट? AS28 भी एसेट से रिलेटेड है, तो उस पे भी रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं. सो अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन. ये आपने फाउंडेशन में सुना रहेगा. क्या लिखा? फर्स्ट टाइम अगर हम रिवैल्यू कर रहे हैं, एंड इट इज, क्या लिखा पढ़ो? अपवर्ड रिवैल्यूएशन. अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ गया, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, देयर इज अ प्रॉफिट. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? बोलो. एंड फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है, लॉस हुआ, किधर जाएगा? मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके हिसाब से डेबिट करेंगे ना? आप ही बोला रिवैल्यूएशन रिजर्व. प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी क्रेडिटेड फर्स्ट टाइम, बट लॉस हुआ तो यू कैन नॉट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व अनलेस इट हैज सम बैलेंसेस. अभी फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं पर्टिकुलर एसेट का, तो उसका कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहेगा ही नहीं. पहले क्या करने का? पीएनएल में जाएगा. लॉस किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा. लिखो अपवर्ड में credited to revaluation reserve account. एंट्री बोलो. लॉस किधर जाएगा? एंट्री बोलो. PNL2. फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन समझा सबको? सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब सेकेंड टाइम. बैलेंस शीट नहीं, कौन है ये? सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी रिवैल्यू करते हैं उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, अदर देन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन. क्लियर? सब्सिक्वेंट अगर रिवैल्यू कर रहा हूं
एंड सेकेंड टाइम रीवैल्यू कर रहे हैं हम लोग, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो प्रॉफिट होगा, डाउनवर्ड है तो अभी प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, previous evaluation. पहले रिवैल्यू कैसे हुआ है उसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स का। देखो इधर, इफ previous revaluation was also upward, पहले अपवर्ड था, प्रॉफिट किधर गया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अभी भी किधर जाएगा बोलो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, देयर वाज अ अपवर्ड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, सेकंड टाइम रिवैल्यू कर रहा हूं, वापस अपवर्ड है, तो ये प्रॉफिट किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो इट लिखो इधर, अगेन profit is to be credited to revaluation reserve account. समझा कि नहीं समझा? आगे, if बोलो, पहले रिवैल्यू किया था ना तभी डाउनवर्ड था, तो लॉस पीएनएल में डाला था, बोलो यार, लॉस किधर डाला था, ध्यान से, हाँ, पीएनएल में डेबिट किया था, और अभी सेकेंड टाइम रिवैल्यू कर रहा हूं ना तो अपवर्ड, एडजस्ट करो बाद में, मतलब जितना पीएनएल डेबिट किया था उतना अभी पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, और भी ज्यादा प्रॉफिट रहेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? लिखो, प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल टू द एक्सटेंट it was debited earlier. To the extent it was debited earlier. And if excess profit, then credited to revaluation reserve account. समझा कि नहीं समझा? ये सब सीक्वेंट वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर, सेकंड में आओ। अभी सेकंड पार्ट बोलता है लॉस हुआ था, रादर सॉरी, अभी लॉस हुआ है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है सेकेंड टाइम, अभी लॉस हुआ है, इट इज डिपेंडिंग ऑन कि पहले क्या हुआ था, तो बोलो पहले भी लॉस हुआ था, पहले भी डाउनवर्ड था, तो पहले डाउनवर्ड किधर गया रहेगा, पीएनएल, तो सेकेंड टाइम भी डाउनवर्ड है, पीएनएल में जाएगा, बट पहले अपवर्ड था तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला रहेगा, अभी डाउनवर्ड है तो अभी लॉस हो रहा है, तो क्या करने का, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करो, उससे भी ज्यादा रहेगा तो पीएनएल। समझाइए, लिख लो दो ब्रांच, फर्स्ट में लिखो, इफ प्रीवियस रिवैल्यूएशन वाज
also downward. If previous revaluation was also downward, then again debited to P&L. Second branch, if previous revaluation was upward and it was credited to revaluation reserve. Down arrow, then debit to revaluation reserve. To the extent of balance. And excess loss debited to P&L. Excess loss debited to P&L. बोलो, रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट क्लियर? हाँ, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इधर तक समझा? चलो, एसेट आ गया बुक में, रिकॉग्नाइज हो गया, इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड भी कर दिया, बैलेंस शीट डेट को अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या करने का वो भी डिस्कस हो गया. अभी एसेट के लिए व्हाट वी विल डू, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एसेट रिकॉग्नाइज हो गया, उस पे कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इंकर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. तो उसका क्या करने का, ये बेसिक आपका बचपन का बेसिक है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को क्या करते हैं? बोलो बोलो. डिपेंड्स. इफ इट विल इंक्रीज एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कॉस्ट सेविंग्स, then it will be capitalized, otherwise charged to P&L. लॉजिकल. बस इसके ऊपर छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर ये सब्सिक्वेंट, मतलब एक बार एसेट आ गया उसके बाद खर्चा होने वाला ये सब, तो उसके कारण अगर ये एसेट का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, कॉस्ट सेविंग्स बढ़ रहा है, देन वी कैन गो फॉर व्हाट, कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज चार्ज टू P&L. सिंपल कॉन्सेप्ट. इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट. लिखना है फटाफट. पहले लिखो रिपेयर्स, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में फर्स्ट कुछ नहीं है, फटाफट ध्यान दो, 5-10 मिनट्स का ही है ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट. उसके बाद आपका टाइमलाइन चेक कर लो, विल गो फॉर कंपोनेंट अकाउंटिंग, वो भी 10-15 मिनट में हो जाएगा. फिर डेपरी पे टाइम लगेगा, रिटायरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन भी 10-15 मिनट का है, दैट इज नॉट अ बिग डील. देखते हैं आज रिटायरमेंट होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट डेपरी तक तो कर देते हैं, डेपरी तक कुछ है नहीं. क्लियर? फटाफट ध्यान दो. सब्सिक्वेंट कॉस्ट, रिपेयर्स, बोलो रिपेयर्स को क्या करने का, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, P&L में भी जाएगा. 2 ब्रांच लिखो. फर्स्ट ब्रांच टू बी कैपिटलाइज्ड, सेकेंड ब्रांच टू बी चार्ज टू P&L. कैपिटलाइज में लिखो नीचे एरो करके,
if future economic benefit will increase and cost can be measured reliably. मतलब ये रिपेयरिंग के कारण फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर बढ़ने वाला है, मेंटेन होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, एंड उसका कॉस्ट हमें पता है, तो उसको कैपिटलाइज करने का नीचे एरो करके एग्जाम्पल. Increase in efficiency, next line, increase in capacity, increase in output, decrease in cost, मतलब कॉस्ट सेविंग्स. करेक्ट. ये चारों में से कुछ भी होगा, देन वो कॉस्ट को क्या करने का, कैपिटलाइज. कैपेसिटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट सेविंग्स बढ़ेगा या कॉस्ट कम होएगा, वी कैन से, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज. सिंपल. सेकेंड में ब्रांच में आओ. सेकेंड ब्रांच, इफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, सेकेंड ब्रांच जल्दी, इफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड for maintenance of PPE, for maintenance of the PPE, तो इसको पीएनएल में डालने का. नीचे एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, next cost of labor, next consumables, etc. ये सब पीएनएल में जाएगा. समझेगा ये पक्का. ये टाइम पास है, ये आपके फाउंडेशन में भी था, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. सेकेंड लिखो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. नहीं बोलो जल्दी, उसको क्यों, केस 2 में क्या, Valuation of raw material mass, the cost for replacement. ये सो पण समझाયું नहीं. आई एम नॉट गेटिंग इट. Raw materials finished goods में प्रोडक्शन में होता है, तो वो फिर कॉस्ट, वो लॉस मेकिंग होता है, तो फिर वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वाले होता है. तो अचानक केस 2 यहाँ पे कैसे लग गया. आप क्या पूछ रहे हो मैं आपको बताता हूं. कहीं बोल्यो नहीं पण करे छे. कंज्यूमेबल्स वर्ड आया इसीलिए आपको वो याद आया कि सर इन्वेंट्री के डेफिनेशन में देयर वाज सम मटेरियल एंड सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाली है, उसको क्यों पूछ रहा है. मेरे से बात करने का, हर साल 3 अटेम्प्ट देते हैं. अचानक इसमें AS2 में बात करेगा. ए कंज्यूमेबल्स सुना है. कंज्यूमेबल्स क्या होता है. कंज्यूमेबल्स हाँ तो वो क्या मतलब, कंज्यूमेबल्स क्या रहेगा. अरे वो हम लोग मशीनरी में ऑयल, ग्रीस, कॉटन, ये सब हम यूज करते हैं फॉर मशीनरी, उसको हम कंज्यूमेबल्स बोलते हैं. वही देख के आपको AS2 याद आया ना, क्योंकि आप AS7 में तो आए ही नहीं थे. आगे चलो जाने दो. रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तू इतना मत हंसना यार, कब का ले रहा है, शांत रहे. रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2 ब्रांच में.
ये कितने आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है। देखो मैं आपको पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कि कभी तो प्रॉपर वर्ड से क्वेश्चन पूछेगी, तो वो भी एक्सप्लेन करने लगी, ये भी एक्सप्लेन करने लगे। उनको लगा मुझे समझ ही नहीं रहा है, और ये इधर कुछ अलग ही दुनिया चल रही है। क्या कर रहा है, कौन याद आया? नहीं, ध्यान देना। चलो सुनो इधर, मैं आएगी ना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर आते रहना बेटा, बुरा नहीं लगा ना, वापस करेंगे। हाँ हाँ, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यहां तक क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट? ए हो गया अभी, पर कौन सा वाला अभी समझा तेरे को? नहीं, ए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फटाफट आंसर दो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या आएगा? मशीनरी है, उसका एक पार्ट रिप्लेस किया, बिकॉज वो पार्ट खराब हो गया था, तो वी हैव रिप्लेस्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्या करने का? कैपिटलाइज करने का कि नहीं करने का? क्या डिपेंड्स ऑन व्हाट? उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर बढ़ता रहेगा तो कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज चार्ज टू पीएनएल। मतलब मेजर पार्ट रहेगा देन इट विल बी कैपिटलाइज, माइनर पार्ट रहेगा देन इट विल बी चार्ज टू पीएनएल। बराबर है ये? दो ब्रांच फटाफट लिखो, टू बी कैपिटलाइज्ड, to be charged to PNL. To be capitalized में नीचे एरो करके if it is significant component, एंड सेकेंड में टू बी चार्ज टू पीएनएल में इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ये समझा? नंबर 3 लास्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। कलश कंट्रोल बेटा, चुप रह ही नहीं सकता ये। इंस्पेक्शन, बस यही है, 4 लाइन हो जाएगा। चल चल, इंस्पेक्शन कॉस्ट, 2 ब्रांच, to be capitalized and to be charged to PNL. कैपिटलाइज में लिखो मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट। मेजर कॉस्ट रहेगा कैपिटलाइज करने का, उधर माइनर इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये टाइम पास था, सब्सिक्वेंट कॉस्ट पे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट ठीक है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। सिंपल मेन कॉन्सेप्ट क्या था? कैपिटलाइज करना है कि पीएनएल में चार्ज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो डिसाइड करना। क्लियर? हाँ, अभी नेक्स्ट हेडिंग दो फटाफट, कंपोनेंट अकाउंटिंग। इस पे वी कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट नोट इन द एग्जाम। इस पे अपने पास एक क्वेश्चन भी है। कंपोनेंट अकाउंटिंग। लिसन, सुनो। A particular asset may have more than one component in it.
that component may have different usage and different useful life, then both the components can be recorded and depreciated separately. That is allowed. But once you have adopted or once you have opted for component wise accounting, then you cannot reverse it in the future. You have to record both the components separately. You have to depreciate both the components separately. अगर क्या डिफरेंट रहेगा उसका यूसेज, वो कंपोनेंट का क्या अलग होना चाहिए, एंड उसका एस्टिमेटेड लाइफ. ये दो अगर अलग अलग है, एक पर्टिकुलर एसेट है उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, वो उसका यूसेज एंड एस्टिमेटेड लाइफ अगर अलग अलग है तो वो दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली अकाउंटिंग करो, सेपरेटली डेप्रिशिएट करो. दैट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग. एक एग्जांपल देता हूं, सुन लो. एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ऑफिस बिल्डिंग. लैंड हमारा ही था, ऊपर बिल्डिंग. बोला हमने, कॉन्ट्रैक्ट दिया एक जन को कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग बना के दो. उसने 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाया और उसमें 2 एलिवेटर डाला. अभी बिल्डिंग का लाइफ कितना? बिल्डिंग का लाइफ 10 साल. मेरे बिल्डिंग को हो गया 10 साल. बाप रे बाप. 60 to 70 years is the average life of building. करेक्ट. एंड एलिवेटर का लाइफ कितना? लिफ्ट का, एलिवेटर मतलब लिफ्ट का अराउंड 15 to 20 years मैक्स. 15 से 20 साल चलता है एलिवेटर, कोई भी बिल्डिंग में रहेगा. अभी दोनों का यूजफुल लाइफ अलग अलग है. मैंने 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनवाया, 10 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है. उसमें 2 एलिवेटर डाला है, 1 करोड़ रुपए का. एक एलिवेटर कितने का आता है मालूम है? 30-35 लाख से चालू होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज. सो 30-35 लाख का मैंने, ऐसा मतलब 50-50 लाख का 2 एलिवेटर डाला है. बड़ा साइज का एलिवेटर है. 1 करोड़ का एलिवेटर है, टोटल बिल्डिंग 10 करोड़ का है. अब ये बिल्डिंग का यूसेज एंड एलिवेटर का यूसेज सेम है कि अलग अलग है? बिल्डिंग इज फॉर माई बिजनेस पर्पस, एलिवेटर इज फॉर एलिवेटिंग पीपल फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू अपर फ्लोर. तो यूसेज अलग है. दूसरा, एस्टिमेटेड लाइफ अलग है. बिल्डिंग का लाइफ 60-70 ईयर्स एंड एलिवेटर का लाइफ 15-20 ईयर्स. लाइफ भी अलग है. तो बोलो, एलिवेटर को मेरे बुक में मैं सेपरेट एंड बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग को सेपरेट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये ऑप्शन दिया है किसने? AS10. इफ यू वांट यू कैन गो फॉर कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग, सेपरेटली रिकॉर्ड करो. बिकॉज वो लोग को फेयर वैल्यू बेसिस पे जाना है. ट्रू एंड फेयर दिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आप पूरा एक ही बिल्डिंग को 10 करोड़ का बिल्डिंग है ना, उसमें 9 करोड़ का बिल्डिंग है, 1 करोड़ का एलिवेटर है, दोनों कंबाइंड करेंगे ना, तो बिल्डिंग पे 70 इयर्स के हिसाब से डेप्री आएगा, एलिवेटर पे भी 70 इयर्स के हिसाब से डेप्री आ जाएगा. दैट विल नॉट गिव यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर. इसलिए ये ऑप्शन दिया है कि कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग करना है तो दोनों को सेपरेट कर दो. बिकॉज दोनों का यूसेज अलग है, दोनों का एस्टिमेटेड लाइफ अलग है, दोनों को अलग अलग डेप्रीशिएट करो, अलग अलग बुक में रिकॉर्ड करो. दैट अकाउंटिंग इज विच अकाउंटिंग? एक एसेट में एक से ज्यादा कंपोनेंट रहेगा तो कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं, अगर उसका यूसेज एंड लाइफ दोनों अलग अलग रहेगा तो. और एक एग्जाम्पल जो स्टडी मैट में दिया है, आई कैन सी दैट एयरक्राफ्ट एंड उसका इंजन का लाइफ 3 to 5 ईयर्स ही है. बट बाकी का एयरक्राफ्ट का बॉडी है ना, उसका लाइफ 10 साल है. 10 साल तक एयरक्राफ्ट इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल बॉडी को डैमेज नहीं होता है. बट इंजन 3 to 5 ईयर्स का लाइफ में जीता है, क्योंकि उतना यूसेज है उसका. इंजन पूरा वो इंजन के ऊपर ही तो है. आई होप यू ऑल नो एवरी एयरक्राफ्ट हैज 2 इंजन. काम एक ही करता है एट अ टाइम, बट अगर वो फेल हो गया तो दूसरा ऑपरेट होता है.
दोनों फेल हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग होता है। किधर होता है नहीं पता, किधर ना किधर उतर जाता है। करेक्ट। सो एयरक्राफ्ट बॉडी पूरा एयरक्राफ्ट का एंड इंजन दोनों सेपरेट कंपोनेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूसेज एंड लाइफ। कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग is option given to the users, option given to the accountant by AS10। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अभी इस पे अगर एग्जाम में किधर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट अकाउंटिंग एज पर AS10, क्योंकि स्टैंडर्ड के बेस पे पेपर जा रहा है पूरा, बहुत कुछ स्टैंडर्ड आ रहा है। आपको पता है एक चीज, इंस्टीट्यूट ने साइट पे क्या डाला मालूम है? अभी MTPs डाला है। कितना MTP है? 8 MTP है। 8 MTP डाला प्लस केस स्टडीज डाल दिए, MCQ के सारे डाल दिए इंस्टीट्यूट ने। अभी उसमें आप चेक करेंगे तो MCQ 30 मार्क्स का आ रहा है। केस स्टडी का पूरा बुकलेट डाल दिया है उधर, डाउनलोड करके रखो। यू नेवर नो, ये लोग कभी निकाल देंगे। वो इंस्टीट्यूट है, चेंज करते रहता है। और वो मॉडल टेस्ट पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है ना 8, उसमें हर पेपर में 3 केस स्टडीज है। मतलब 24 केस स्टडी दिखेगा, उसमें से ही एग्जाम में 3 आएगा। हिंट है ये, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग हिंट टू द स्टूडेंट्स कि यही पढ़ लो, इसमें से पूछेंगे। क्योंकि 2 अटेम्प्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट हुआ रहा था। 3 अटेम्प्ट के पहले अपने पास मटेरियल ही नहीं था, MCQ किधर से आएगा? एग्जाम में जाके बच्चा, अरे यार सर 1 पेज का तो क्वेश्चन था बट बहुत सिंपल था। तो अभी वो लोग को कुछ तो कुछ सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना MCQ में, तो ये दे दिया। देखो लॉजिकली यू शुड कवर दैट। 1 लाइनर MCQ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, नो। It has to be case study and then उसके basis पे MCQ. It is interesting. Anyways, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग अभी क्या है, अलग मोड में हो, पोर्शन कंप्लीट करो, बाद में फिर कैसा हालत होएगा ना, समझेगा भी नहीं क्या क्या पढ़े, टाइम नहीं रहेगा, अलग मोड में रहते हैं। करेक्ट या कर सब याद आएगा बेटा। इधर 6.5 है ना, हर सब्जेक्ट में या हर पेपर में नहीं मिलता है, समझा? या एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोनेंट समझा कि नहीं समझा वो बोलो। कभी करने का कंपोनेंट अकाउंटिंग जब भी एक एसेट में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट का यूसेज एंड यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तभी कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन इज गिवन बट वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर इट यू शुड कंटिन्यू। क्लियर? लिख लो। एन एसेट may consist of several different and significant physical components. Correct? Next line. If an item of PPE consists of two or more significant component with substantially different useful life or
usage. Then each component must be recorded and depreciated separately. Next line. Once this concept is obtained, then becomes mandatory. Next line. Example, building and elevator. दूसरा एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट एंड इट्स इंजन. हुआ यहाँ तक. अभी अपना एक डेप्रिसिएशन बाकी है एंड रिटायरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन. और रिटायरमेंट अभी नहीं होएगा, डेप्री पे बात करते हैं. सुन लो. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कम ऑन. क्या? वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट. ओके, तो क्या होता है वेयर एंड टेयर से? सिस्टमेटिक के नॉन सिस्टमेटिक? ये सब बोलने का ना. ऐसा नॉन सिस्टमेटिक रहेगा तो इम्पेयरमेंट हो जाएगा, सिस्टमेटिक रिडक्शन रहेगा तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे हम लोग. करेक्ट? ओके. डेप्री के फैक्टर्स. डेप्री इज बेस्ड ऑन व्हाट? यूजफुल लाइफ. बोलो बराबर है. एस्टिमेटेड रेसिड्यूअल वैल्यू. यूजफुल लाइफ पे एक्चुअल लेंगे ना, एस्टिमेटेड लेंगे. सो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रेसिड्यूअल वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट. दीज थ्री आर कॉल्ड एज फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. डेप्री कैलकुलेट करने का 3 फैक्टर होता है जो उसके फॉर्मूला में आता है. क्या फॉर्मूला है डेप्री का? माइनस अपॉन. बस. तो ये 3 फैक्टर हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन होता है. ये एसएलएम का फॉर्मूला है. सुना है एसएलएम? हाँ. हाउ टू डिसाइड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? दो ही मेथड होते हैं. इफ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, एक मशीनरी लिया, अभी इससे कितना बेनिफिट मिलेगा नहीं फाइंड कर पा रहा हूं, पहली बार खरीदा है. इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाला है हर साल, तो एसएलएम करूंगा. अगर कम यूनिट्स एवरी ईयर होते जाएगा तो मैं डब्ल्यूडीवी करूंगा. बट आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि इक्वल है कि रिड्यूसिंग है, तो फिर सुना था ऐसा. बरोबर है? बोल. प्रोडक्शन यूनिट मेथड फॉलो करेगा. जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो. या मशीन आर मेथड फॉलो करेगा कि जितना घंटा मशीन करंट ईयर में यूज हुआ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली डेप्री चार्ज करेगा. करेक्ट? या चलो. AS10 क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट पार्ट. हाउ टू सिलेक्ट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. It is based on the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. क्या पैटर्न में हमें बेनिफिट मिलने वाला है एसेट के पास से. अगर बेनिफिट इक्वल मिलने वाला है हर साल
देन एसएलएम मेथड से डेप्री करो। अगर बेनिफिट अनइक्वल मिलने वाला है देन वी हैव टू चेक के रिड्यूसिंग बेनिफिट रिड्यूसिंग बेसिस पे मिलने वाला है, गो फॉर WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इफ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि सर पता ही नहीं चल रहा है बेनिफिट कितना मिलेगा, तो जितना प्रोड्यूस करेंगे यूनिट्स उसके बेसिस पे आप डेप्रीशिएशन करो, दैट इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इन शॉर्ट लैंग्वेज क्या दिया है? डेप्रीशिएशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, उसकी बेसिस पे मेथड डिसाइड होगा। क्लियर? बोलो, लैंड पे डेप्री होता है कि नहीं होता है? क्यों? Estimated useful एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, हाँ बोल महक बरोबर छे। इट इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, बट व्हाई इट इज नॉन डेप्रिशिएबल? एस्टिमेटेड लाइफ सबसे ज्यादा होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सो कैन आई से लैंड डज नॉट हैव एनी डिफाइनाइट यूजफुल लाइफ and depreciation is based on what? Useful life of the asset. So land का there is no definite useful life, तो land पे डेप्री नहीं होता है। लीज होल्ड लैंड पे फ्री होल्ड लैंड का डिस्कशन हुआ, ये फ्री होल्ड लैंड पे डेप्री नहीं होता है बिकॉज इट डज नॉट हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डेप्रीशिएशन इज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। डू यू अग्री विद दिस? लाइफ है तो डेप्री है, देर इज नो लाइफ नो डेप्रीशिएशन। बट लीज होल्ड लैंड, हाँ तो उस पर डेप्री होगा कि नहीं होगा? उसको बोलते हैं लीज को अमोर्टाइज करते हैं हम। क्या करते हैं? दैट लीज विल बी रिटन ऑफ टू P&L अकाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द लीज। 50 करोड़ के भाव पे मैंने एक लैंड लिया है और वो 50 साल के लिए लीज पे लिया, उधर क्रिकेट स्टेडियम बना रहा हूं। 50 करोड़ का लैंड लिया है, 50 साल के लिए लिया है। बोलो हर साल 1-1 करोड़ P&L में डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नहीं तो 50th ईयर में पूरा 50 करोड़ P&L डेबिट होएगा। ये स्टेडियम का बेनिफिट हर साल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है। रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। सो P&L में डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। लीज होल्ड लैंड इज सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन, लीज कैन बी रिटन ऑफ। करेक्ट? फ्री होल्ड लैंड पे डेप्रीशिएशन नहीं होता है। फ्री होल्ड लैंड मतलब हमारा ही लैंड है, हम ही ओनर है, हम ही यूज कर रहे हैं, उस पे डेप्रीशिएशन नहीं होता है बिकॉज इट डज नॉट हैव यूजफुल लाइफ। डू यू अग्री विद दिस? बस एज सच डेप्री। ओके, कैन वी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन? बोलो मेथड क्यों चेंज होएगा? ओके, फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट? ओके, बट मेथड चेंज क्यों करेंगे? बिकॉज पहले मेथड सिलेक्ट कैसे किया था हमने? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। अभी वो हमने पहले सोचा था कि इक्वल बेनिफिट मिलने वाला है हर साल, तो हमने SLM कर लिया। अभी 2 साल के बाद पता चला नहीं ये इक्वल नहीं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस में जाने वाला है। देन वी हैव चेंज फ्रॉम SLM टू WDV मेथड। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? मतलब क्या चेंज हुआ? पैटर्न चेंज हुआ। हेलो, तो सोच समझ के आंसर देना। इट इज चेंजेस इन व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसी के अकाउंटिंग एस्टीमेट। SLM से WDV पे गए, क्या चेंज किया? बोलो क्यों गए? क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ। और पैटर्न क्या था? एस्टीमेट था। डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज होगा। इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एज पर AS5। यहां पे AS5 ट्रिगर हो जाएगा। इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एज पर AS5। जिसने सीखा है उसको पता रहेगा, नहीं सीखा है वो बाद में सीखेंगे। क्लियर? पक्का? फिर अगर ओरिजिनल कॉस्ट
रीवैल्यू किया तो एसेट का रिवैल्यूएशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट रीवैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लैंड को रीवैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बिल्डिंग को रीवैल्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मशीनरी रीवैल्यू हो सकता है कि नहीं हो? रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो रिवैल्यू होना ही है। तो रिवैल्यू हुआ मतलब या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या तो एसेट का वैल्यू कम होएगा। उसके बाद में हम उस पर डेप्री वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेप्रीशिएशन। आपने सुना रहेगा, मैंने रिवैल्यूड मॉडल में लिखवाया है। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिक्वेंट डेप्री। रिवैल्यूड अमाउंट माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रीशिएशन। मतलब रिवैल्यू किया मैंने, उसके बाद का जो डेप्री रहेगा वो डेप्रीशिएशन, फ्यूचर का डेप्री। एक मिनट, तुमको समझा के क्या बात किया? हाँ, लिख लो। लिख 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 जल्दी लिखो। मीनिंग, डेप्रीशिएशन में लिखो मीनिंग। डेप्रीशिएशन इज a systematic depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its of an asset over its useful life. डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब बोल बरोबर છે માઇક? वो तो डेप्री मिल जाएगा। मैं डेप्रीशिएबल अमाउंट ढूंढ रहे, लिखो उधर नेक्स्ट लाइन। डेप्रीशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब कौन से अमाउंट को हमें डेप्रीशिएट करना है। सो डेप्रीशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। डेप्री स्टार्ट कभी से करने का? व्हेन एसेट इज पुट टू यूज, रेडी फॉर यूज। एक लाइन छोड़ के लिखो नेक्स्ट। डेप्रीशिएशन कमेंसेस व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। यहां तक समझा? एक लाइन छोड़ के डिटर्मिनेंट्स उधर ही डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स on which depreciation is based on. करने एक लाइन करना। ओरिजिनल कॉस्ट estimated scrap value or residual value
estimated useful life. ये तीन समझा. डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन ये तीन फैक्टर्स. ये एस्टिमेट, ये क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट क्या रहेगा, एस्टिमेटेड क्या एक्चुअल, एंड स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ. तो ये दोनों क्या है मालूम है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है एज पर AS5 में दिया है. एज पर AS5 दीज बोथ आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. ऐसा यूजफुल लाइफ पहले हमने एस्टिमेट किया था 10 साल चलेगा ये एसेट, फिर 3 साल यूज कर लिया, अभी लग रहा है यार ये 10 साल नहीं चलेगा, ये तो 8 साल ही चलेगा टोटल. तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. इट विल ऑलवेज हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन द डेप्रिसिएशन. इस पे भर के सम्स है. विच इफेक्ट, इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन एज पर AS5. कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ देन इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन. प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से, अभी से. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से, फ्रॉम द बिगिनिंग. सो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ कि डेप्री का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कुछ भी चेंज हुआ, इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन. ये क्लियर. ये किधर दिया है, कुछ समझा. अब ये मेथड्स पे डिस्कशन है. मेथड्स का डिस्कशन मेरे को बोलो, मेथड डिपेंड किस पे करता है. पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी. तो ये पैटर्न क्या है, एक्चुअल के एस्टिमेटेड. इसलिए मेथड भी क्या रहेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बहुत सारे लोग हैं ना आंखों से कब से पूछ रहे हैं सर छोड़ दो. जैसे में नया पॉइंट लिखता है, प्रीत कलश की ओर देखेगा, कलश बोलेगा यार छोड़ता नहीं आज सोता ही नहीं. एनीवेज मेथड से हम नेक्स्ट लेक्चर लिखते हैं, बट इतना एक बार रिवाइज करके आना. कल का लेक्चर हाफ एन आवर में वी विल कंप्लीट थियरी एंड देन वी विल हैव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन PPE स्टैंडर्ड. करेक्ट. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू वेरी मच. बाय. टेक केयर.